वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि अगर हम बात करें सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ की, तो ऑलरेडी हम लोगों ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर यूनिट नंबर थर्ड तक करा चुका हूं मैंने। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। और आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है अनपेड सेलर। बच्चे, क्या होता है अनपेड सेलर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए एक बार हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि क्या क्या कंटेंट हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर आज पढ़ने वाले हैं, क्या क्या लर्निंग आउटकम्स होगा उसके बारे में एक बार समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अनपेड सेलर क्या मतलब होता है बच्चे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द क्लासेस। चलिए, वन शॉट के अंदर हम लोग कवर करेंगे। और ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका मई 2025 में एग्जाम है, तो सारे बच्चे इनको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो है आप जितना हो सके इसको शेयर और जो है इसको अपने नियर डियर तक जरूर इसको ट्रांसफर करें। चलिए बच्चे, हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट हम लोग करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। अनपेड सेलर क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। राइट्स अगेंस्ट गुड्स, राइट अगेंस्ट गुड्स क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। स्टॉपेज इन ट्रांजिट के क्या रूल्स होते हैं बच्चे। यहां पर राइट अगेंस्ट बायर, दो चीज होगा। राइट, आप अगर अनपेड सेलर की अगर हम बात करें, राइट अगेंस्ट गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट होगा। उसके बाद यहां पर बायर के अगेंस्ट क्या अधिकार होना चाहिए, राइट्स, उसके बारे में भी पढ़ेंगे बच्चे। एक्शन सेल एंड सब सेल इफेक्ट क्या होता है बच्चे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टैक्स एंड बायर्स के लीगल राइट्स क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। तो बच्चे यहां पर आप देख लीजिए अनपेड सेलर। अनपेड सेलर का मतलब होता है बच्चे, अनपेड सेलर दो शब्दों से मिलकर के बना है, अनपेड प्लस सेलर। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, सेलर का मतलब आपको पता है, मैंने सबसे पहला क्लास में आपको बताया था कि सेलर वो व्यक्ति होते हैं जो एग्री करते हैं सेल करने का या सेल करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, हम सेलर बोलते हैं। तो सेलर जो है यहां पर सेल करते हैं। और यहां पर अनपेड का मतलब यानी वो सेलर जिन्हें अभी तक प्राइस या अमाउंट अभी तक मिला नहीं है, यानी ड्यूज बाकी है। अनपेड है यानी पेमेंट उनको अभी रिसीव नहीं हुई है, वही सेलर तो अनपेड सेलर कहलाते हैं बच्चे। अनपेड सेलर का मतलब होता है वो सेलर जिसको अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, दिस इज कॉल्ड अनपेड सेलर। आइए हम लोग लॉ के अंदर क्या चीजें मेंशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। आप एनिमेशन देख पा रहे होंगे, राइट ऑफ अनपेड सेलर, क्या बच्चे राइट अनपेड सेलर का होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं। आइए चलिए, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, क्या राइट्स होना चाहिए बच्चे अनपेड सेलर का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग सेलर अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है, एज पर सेक्शन 45, सेक्शन 45 क्लाउज 1 के अंदर डिफाइन करा गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यहां पर बच्चे क्या कहता है, अ सेलर इज अनपेड, एक सेलर अनपेड तब माना जाएगा व्हेन, यहां पर कंडीशन समझो, यहां पर कंडीशन की बात हम बता रहे हैं, यहां पर दो पॉइंट्स को ध्यान रखना है। एक अनपेड सेलर वो सेलर होते हैं जब द फुल प्राइस इज नॉट पेड और टेंडर, यानी या तो पूरा पैसा उनको अभी तक नहीं मिला है, या अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव्ड लाइक चेक वगैरह इज डिसऑनर। दो केसेस बन सकती है। अनपेड सेलर वो होते हैं या तो उन्हें पूरे अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुए, या सेकंड जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो होते हैं, जैसे एक चेक रिसीव हुआ है बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, यानी डिसऑनर हो चुका है, दिस इज कॉल्ड अनपेड सेलर। समझ में आ गया। और सेलर का मतलब पता है आपको, इफ अ सेलर डिलीवर्स गुड्स बट डज नॉट गेट फुल पेमेंट। बच्ची सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं कि एक सेलर ने गुड्स को डिलीवर तो करा, एक सेलर ने गुड्स को डिलीवर तो किया, बट उन्हें अभी तक फुल अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, और द चेक गिवन बाउंसेस, जो चेक दिया गया वो भी बाउंस हो गया, उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे बच्चे अनपेड सेलर। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स। आइए एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं बच्ची। इफ राम सेल्स गुड्स वर्थ 10,000 टू श्याम, बच्ची यहां पर राम ने श्याम को सामान बेचा है बट रिसीव ओनली 7,000। बच्ची 3,000 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है, ये 3,000 रुपए जो है यहां पर समझिए, 10,000 का गुड्स राम ने श्याम को बेचा बट उन्हें 7,000 रिसीव्ड हुआ है, और चेक जो है बच्चे हैं, और द चेक ऑफ 10,000 बाउंसेस, राम बिकम्स अनपेड सेलर। बच्ची यहां पर राम यानी राम एक सेलर है, इन्हें पेमेंट नहीं मिला है, हम उसको क्या बोलेंगे बच्ची, अनपेड सेलर बोलेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लॉ के अंदर डिफाइन करा गया सेक्शन 45 क्लाउज 1 के अंदर, सेक्शन 45 क्लाउज 1 के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, यहां पर क्या कहता है बच्ची कि अ सेलर इज अनपेड व्हेन द फुल प्राइस इज नॉट पेड, या तो पूरा अमाउंट अभी तक पे नहीं किया और टेंडर, और सेकंड अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट
रिसीव्ड लाइक शेक हो गया, वो डिसऑनर हो चुका है। इस कंडीशन में ये सेलर जो है बच्चे अनपेड सेलर कहलाते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो चलो हम लोग आगे बात करेंगे। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चे यहां पर, आइए हम लोग यहां पर समझेंगे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। बच्चे क्या अनपेड सेलर जो है उसके क्या राइट्स होते हैं। देखो या फिर मैं मान लीजिए मैं इस एग्जांपल में, मैं इस कहानी में मैं क्या हूं, एक सेलर हूं, ये अनपेड सेलर हूं, यानी मैंने गुड्स तो सेल आउट करा बट मुझे अभी तक या तो पूरा पैसा नहीं मिला है, या तो जो मुझे चेक रिसीव हुआ है वो चेक मेरा डिसऑनर हो चुका है। इस कंडीशन में मैं अनपेड सेलर हूं, तो मेरे पास क्या राइट्स है, मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। राइट ऑफ अनपेड सेलर। आइए बच्चे सबसे पहले बात करेंगे अगेंस्ट गुड्स। बच्चे यहां पर गुड्स के अगेंस्ट क्या आपका राइट्स होना चाहिए, और अगेंस्ट गुड्स ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर। तो बच्चे यहां पर समझिए, देखिए दो पॉइंट्स होगी। राइट्स, मैं अनपेड सेलर हूं, मैंने अपने आप को इस एग्जांपल में अनपेड सेलर माना हूं, तो मैं अनपेड सेलर हूं। अब मेरे पास क्या अधिकार होगा गुड्स के अगेंस्ट। अगेंस्ट गुड्स क्या होना चाहिए बच्ची, और अगेंस्ट बायर, ध्यान रखेंगे। तो जब बच्चे अगेंस्ट गुड्स की अगर हम बात करते हैं, तो जब यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर, यानी ओनरशिप मैंने बता रखा है लास्ट क्लास के अंदर, ओनरशिप का मतलब क्या होता है बच्चे प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है ओनरशिप। ओनरशिप जिसका होता है रिस्क उसी का होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहले प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे, उसके बाद यहां पर आएंगे। आइए बच्ची, जहां पर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है और यहां पर ओनरशिप अगेंस्ट गुड्स का ही केस है, बट यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो क्या होगा बच्ची, जब अगर मान लीजिए अगेंस्ट गुड्स की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास क्या अधिकार होगा, जब यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो मैं लियन कर सकता हूं, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता हूं, रीसेल कर सकता हूं। यानी ये 3 पॉइंट्स आएगा बच्ची। बट जब हमारा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, ओनरशिप अभी भी यहीं पर है, तो मैं क्या करूंगा, यानी गुड्स मेरे पास है, मैंने अभी तक ट्रांसफर नहीं, यानी यहां पर क्या हुआ है अगेंस्ट गुड्स, यानी ओनरशिप, मैंने सामान बेच दिया और सामान मेरे हाथ से निकल चुका है, मैं क्या करूंगा, मैं लियन करूंगा, मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट करूंगा और रीसेल मैं कर सकता हूं। यही हम काम कर सकते हैं। बट बच्चे ट्रांसफर अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, यानी गुड्स अभी मेरे ही कब्जे में है, मेरे पास ही है, तो मैं क्या करूंगा, जब तक मुझे पेमेंट नहीं मिला मैं गुड्स को विद होल्डिंग डिलीवरी, लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड रीसेल, ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि एक तो मैंने बताया अगेंस्ट गुड्स के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, जहां पर उसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड करा, एक अगेंस्ट जहां पर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है और जहां पर नहीं हुई है, और यहां पर अगेंस्ट बायर का मतलब सूट फॉर प्राइजेस, हम प्राइस यहां पर प्राइस के लिए हम शू कर सकते हैं, उसके बाद डैमेजेस के लिए कर सकते हैं, और इंटरेस्ट के लिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं, सू कर सकते हैं। बच्चे समझ में आ गया, सू करने का मतलब क्या होता है, केस कर सकते हैं हम ये चीजें रिकवरी के लिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अ सेलर कैन होल्ड द गुड्स, स्टॉप देम इन ट्रांजिट, रीसेल देम और टेक द लीगल एक्शन इफ द बायर फेल्स टू पे। तो बच्चे यहां पर ध्यान रखेंगे, एक सेलर के पास यह अधिकार होता है कि गुड्स को होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं ट्रांजिट को, रीसेल कर सकते हैं, टेक लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, और उसके बाद अगर मान लीजिए यहां पर बायर अगर फेल कर रहा है पेमेंट देने से, तो ये सारे एक्टिविटी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल की तरफ थ्रू मैं समझाता हूं। इफ ओनरशिप हैज पास्ड, बच्चे यहां पर अगर ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है, उस केस में क्या करेंगे आप, तो द सेलर कैन स्टॉप द गुड्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। तो बच्चे जब यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो सेलर क्या कर सकता है, स्टॉप करा सकता है ट्रांसपोर्ट को। और इफ ओनरशिप हैज नॉट पास्ड, अगर ओनरशिप पास नहीं करा है, तो ही कैन रिफ्यूज टू डिलीवर एट ऑल। बच्चे जब ओनरशिप उसके पास खुद ही है तो क्या करेगा, डिलीवर नहीं कराएगा, यानी मना कर देगा कि भैया पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, गुड्स को मत भेजो। बट ओनरशिप पास हो चुकी है, ओनरशिप डिलीवर हो चुकी है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम फोन करेंगे, हम बोलेंगे भैया ऐसा है, गुड्स को रोक दो, आगे डिलीवर नहीं करना है, क्योंकि पेमेंट रिसीव नहीं हुई। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स। चलो आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं बच्चे राइट ऑफ लियन। अभी हमने जस्ट आपको बताया, यहां पर आपने देखा कि राइट ऑफ लियन का मतलब क्या होता है, बच्चे देखा आपने, यहां पर लियन क्या होता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है, रीसेल क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग समझते हैं। आइए बच्चे, राइट ऑफ लियन का मतलब क्या होता है, सेक्शन 47 में डिफाइन करा गया राइट ऑफ लियन का मतलब क्या होता है। आइए मैं समझाता हूं आपको डेफिनेशन को। राइट टू रिटेन पोजीशन, राइट टू रिटेन पोजीशन ऑफ गुड्स
until full payment is made, यानी राइट टू रिटेन, आप यहां पर गुड्स को, ये अधिकार होता है कि आप क्या कर सकते हो, गुड्स को या पोजीशन को रिटेन कर सकते हो ऑफ द गुड्स अंटिल फुल पेमेंट, जब तक आपको रिसीव नहीं होते तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। यानी राइट टू रिटेन का मतलब कब्जा में करना होता है, तो राइट टू रिटेन पोजीशन ऑफ गुड्स अंटिल फुल पेमेंट इज मेड, जब तक आपको पूरे पेमेंट नहीं मिलता है तब तक आप गुड्स नहीं दोगे। आइए बच्चे यहां पर हम बात करते हैं व्हेन इट कैन बी शूड, हम कब यहां पर शू कर सकते हैं, व्हेन इट कैन बी यूज्ड, हम इसको कब यूज कर सकते हैं, समझिए, व्हेन इट कैन बी यूज्ड, तो सेल विदाउट क्रेडिट, क्रेडिट पीरियड इज ओवर, बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, इस कंडीशन में आप ऐसे कर सकते हो। अगर ऐसा कंडीशन नहीं है, सेल विदाउट क्रेडिट, क्रेडिट पीरियड इज ओवर, बायर इंसॉल्वेंट बिकम्स इंसॉल्वेंट, इस कंडीशन में आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। आई बात समझ में? आइए, सेलर कैन कीप द गुड्स with himself until he has received full payment from the buyer. For example की बात करें, if A sells goods on no credit terms, यहां पर समझिएगा, A सेल करा गुड्स को on no credit terms and B does not pay, A can refuse to hold the over the goods. क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया ये, क्योंकि यहां पर कोई क्रेडिट पीरियड नहीं है। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे बच्चे। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ लियन, क्या मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ लियन, सेक्शन जो है 49 में गिवन है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए मैं आपको समझाता हूं इस कॉन्सेप्ट को। आइए, तो यहां पर टर्मिनेशन ऑफ लियन का मतलब क्या होता है, तो यहां पर गुड्स डिलीवर्ड टू कैरियर विदाउट रिजर्विंग राइट्स, और एक होता बायर और हिज एजेंट गेट पोजीशंस। तो आइए एक एक करके हम लोग समझेंगे। और उसके बाद सेलर वेव्स द लियन एंड सेलर्स कंडक्ट कॉजेज ऑफ स्टॉपल। चलिए हम लोग बात करते हैं गुड्स डिलीवर टू कैरियर विदाउट रिजर्विंग राइट्स। वंस गुड्स आर हैंडेड टू कैरियर, एक बार अगर गुड्स को हैंडेड ओवर कर दिया जाता है कैरियर विदाउट कंडीशंस, लियन इज लॉस्ट। तो बच्चे यहां पर लियन आपका क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। सेकेंड, बायर और हिज एजेंट गेट्स पोजीशन, अगर यहां पर बायर या उसके एजेंट्स के पास ये पोजीशन है तो फिजिकल पोजीशन बाय बायर टर्मिनेट लियन राइट्स। तो फिजिकली यहां पर पोजीशन बायर के पास जो होता है टर्मिनेट कर सकता है लियन राइट्स को, ध्यान रखेंगे। आइए बच्चे हम लोग आगे बात करते हैं, सेलर वेव्स द लियन, सेलर यहां पर वेव कर सकता है लियन, यानी एक्सप्लिसिट वेवर ऑफ द राइट बाय द सेलर। क्लियर है बच्चे? आइए हम लोग आगे बात करेंगे, सेलर कंडक्ट्स कॉजेज एस्टॉपल, यानी एक्शन दैट लीगली प्रिवेंट क्लेमिंग लियन। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे, वंस द गुड्स आर हैंडेड ओवर, एक बार अगर गुड्स को हैंड ओवर कर दी जाती है विदाउट कंडीशंस, द सेलर कांट क्लेम। बच्चे एक बार अगर आपने गुड्स को बिना कोई कंडीशन का अगर आपने डिलीवर कर दिया तो बाद में आप इसको कोई भी चीज क्लेम नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे। इफ सेलर सेंड्स गुड्स थ्रू अ कोरियर एंड डज नॉट मेंशन टू बी हेल्ड अंटिल पेड, ही लॉसेस लियन। बच्चे जब अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सेलर यहां पर गुड्स को अगर ट्रांसफर कर रहा है थ्रू कोरियर के थ्रू और डज नॉट मेंशन, कुछ मेंशन नहीं कर रहा है, देन उस कंडीशन में टू बी हेल्ड अंटिल पेड ही लॉस लियन, वो क्या कर देते हैं बच्चे, इस कंडीशन में लियन को लॉस कर देते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे बच्चे। आइए हम लोग बात करेंगे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। बच्चे राइट ऑफ स्टॉपेज, ये क्या अधिकार होता है जहां पर आप स्टॉप कर सकते हो, ट्रांजिट को क्यों रोक सकते हो, ये कहां पर मेंशन है, सेक्शन जो है 50 से लेकर के 52, 52 के अंदर लिखा हुआ है, जहां पर बात करते हैं बायर इज इंसॉल्वेंट। बच्चे जब हमें पता चल जाता है कि बायर तो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उस कंडीशन में हमें गुड्स को स्टॉप कराना होता है कि अब इस गुड्स को स्टॉप कराओ, क्योंकि बायर क्या है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, यानी वो पे नहीं कर पाएगा, अनेबल टू पे द डेट्स। यानी इस कंडीशन में राइट हमारे पास है कि हम स्टॉप कराए ट्रांजिट को। अगला, गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट नॉट येट डिलीवर्ड टू बायर, अभी तक गुड्स रास्ते में है, अभी तक बायर के पास नहीं पहुंचा है और मुझे पता चल चुका है कि बायर इंसॉल्वेंट है, तो मैं यहां पर गुड्स को क्या करूंगा, मैं यहां पर स्टॉप करा सकता हूं ट्रांजिट में। सेलर इज अनपेड, सेलर इज अनपेड, फुल पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड। बच्चे मेरे को पूरा पैसा अभी तक मिला नहीं है, आई एम द अनपेड सेलर, मैं यहां पर अनपेड सेलर हूं, मुझे सारा पैसा अभी तक नहीं मिला, तो मैं कहूंगा भाई एक काम करो, गुड्स को रोक दो, डिलीवर मत करो, क्योंकि पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में मैं रुकवा सकता हूं। चलिए डेफिनेशन की बात करें, राइट टू स्टॉप गुड्स इन ट्रांजिट इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, यानी राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब यह होता है बच्चे कि राइट टू स्टॉप ट्रांजिट इन ट्रांजिट, राइट टू स्टॉप गुड्स इन ट्रांजिट, राइट टू स्टॉप गुड्स इन ट्रांजिट इफ बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। अगर बायर यहां पर अगर इंसॉल्वेंट घोषित हो जाता है, उस कंडीशन में हमें यह करना होता है बच्चे कि हमें यहां पर क्या करेंगे हम, आइए
तो यहां पर हमें क्या करना होता है, एक बार बात का ध्यान रखेंगे। आइए स्क्रीन पे देखेंगे, इस एग्जांपल को समझिएगा। तो आइए, मैंने बताया कि डेफिनेशन का मतलब क्या है, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। सही बात है। आइए इजी तरीके से मैं समझाता हूं। इफ द बायर इज अनेबल टू पे द गुड्स आर टिल विद द करियर सेलर कैन स्टॉप द डिलीवरी। बिल्कुल सही बात है। मुझे पता है कि बायर तो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके पास लायबिलिटी इतना ज्यादा है, एसेट बहुत कम है, तो पे नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, गुड्स को रुकवा सकता हूं। आइए, गुड्स आर ऑन द वे, गुड्स मेरा क्या है, रास्ते में है। बायर डिक्लेयर बैंकरप्सी, द सेलर कैन स्टॉप द डिलीवरी मिडवे। तो सेलर क्या करेगा बच्चे, फोन करेगा जो पार्टीज है कि भाई एक काम करो, गुड्स को रोक दो, डिलीवर मत करो, पेमेंट रिसीव नहीं होगा क्योंकि वो देगा नहीं। ये चीजें होती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चे, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए हम लोग बात करते हैं। आइए तो चलिए हम लोग देखेंगे यहां पर, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। हाउ टू स्टॉप इन ट्रांजिट, सेक्शन 52 क्या कहता है, आइए इसके बारे में हम समझते हैं कि कैसे आप क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो ट्रांजिट, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई ट्रांजिट स्टेटस। बच्चे हमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी कि जो हमारा ट्रांजिट का स्टेटस है, कंफर्म गुड्स आर स्टिल विथ कैरियर एंड हैव नॉट रीच्ड द बायर। हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा क्या गुड्स अभी तक क्या बायर के पास पहुंच चुका है या रास्ते में है, ये कंफर्मेशन होना हमें जरूरी है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि हाउ टू स्टॉप ट्रांजिट, किस तरह से आप ट्रांजिट में गुड्स को स्टॉप करा सकते हो। इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, यानी मान लीजिए गुड्स अभी रास्ते में है, अभी तक बायर के पास नहीं पहुंचा है, इन दैट केसेस आप वहां पर स्टॉप करा सकते हो ट्रांजिट को। तो ये कंफर्म करना जरूरी है कि गुड्स हमारे क्या स्टिल है, गुड्स कंफर्म द गुड्स आर स्टिल विद द कैरियर एंड haven't reached the buyer, बायर तक नहीं पहुंचा। सेकंड, choose method to of stoppage, decide between physical recovery या sending notice। क्या हम फिजिकली जाकर के पैसे उठाएं या हम यहां पर sending notice दें। execute stoppage यानी either physical take back from the carrier and send the notice of the carrier his principal। या तो मैं आप क्या करूं, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम फिजिकली जाएंगे या आइदर फिजिकली टेक बैक द गुड्स फ्रॉम द कैरियर एंड सेंड द नोटिस, या तो हम नोटिस भेजेंगे या हमारे प्रिंसिपल जाएंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। सेलर कैन आइदर टेक बैक द गुड्स, इन्फॉर्म टू कैरियर इज नॉट डिलीवर एंड डेम टू द बायर। बिल्कुल सही बात है। आइए, सेलर सेंड्स अ नोटिस टू ब्लू डॉट टू होल्ड द बैक द पैकेजेस बिकॉज बायर हैज डिफॉल्टेड। तो वहां पर इन्फॉर्म कर देगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर स्टॉप हम करा सकते हैं, इन मोड के थ्रू भी हम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद मेथड स्टॉपेज का यहां पर आपको चुनना पड़ेगा और उसके बाद एग्जीक्यूट करोगे आपने स्टॉपेज को। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्टॉप करा सकते हो यहां पर किसको, ट्रांजिट को। आइए, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट की बात करें बच्चे, सेक्शन 51 में गिवन है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए यहां पर ट्रांजिट का, उसका सेक्शन 15 में मेंशन है। सबसे पहला गुड्स डिस्पैच, गुड्स क्या हो चुका है, डिस्पैच हो चुका है, सेलर हैंड्स ओवर टू कैरियर। और उसके बाद बात करें ट्रांजिट पीरियड, गुड्स विथ कैरियर ऑन वेयर हाउसेज, ये ट्रांजिट एंड्स, ट्रांजिट यहां पर खत्म हो चुका है। बायर और एजेंट रिसीव द गुड्स, यहां पर मिल चुका है तो काम खत्म हो गया। एज लॉन्ग एज द गुड्स हैव नॉट रीच द बायर और हिज रिप्रेजेंटेटिव दे आर इन ट्रांजिट। बिल्कुल सही बात है। गुड्स लाइंग इन द ट्रांसपोर्ट वेयर हाउस, गुड्स कहां पर है बच्चे, ट्रांसपोर्ट वेयर हाउस में है, इन ट्रांजिट है, बायर रिसीविंग देम एंड ट्रांजिट एंड। यहां पर बायर ने रिसीव कर लिया गुड्स को, तो यहां पर आपका ट्रांजिट एंड्स हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे लियन वर्सेस स्टॉपेज, लियन वर्सेस स्टॉपेज इन ट्रांजिट की डिफरेंसेस। आइए दोनों के बीच में बच्चे हम लोग डिफरेंस करेंगे, लियन क्या होता है और स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आइए एस्पेक्ट की बात करें, एक है लियन और एक क्या है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो आइए सबसे पहले पोजीशन की बात करें बच्चे, तो लियन में क्या होता है, सेलर रिटेन गुड्स, सेलर गुड्स को कब्जा में कर सकता है। बट यहां पर स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या कर सकता है, सेलर रिकवर्स गुड्स इन ट्रांजिट। यहां पर सेलर क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है गुड्स इन ट्रांजिट। उसके बाद इंसॉल्वेंसी की बात करें बच्चे, नो इंसॉल्वेंसी रिक्वायर्ड, बट यहां पर क्या होता है, बायर मस्ट बी इंसॉल्वेंट। बिल्कुल सही बात है। टाइमिंग की बात करें बच्चे, यहां पर तो क्या डिफरेंस, एंड्स विद द लॉस ऑफ पोजीशन, जैसे ही पोजीशन यहां पर खत्म हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। बट यहां पर बिंग्स विद द लॉस ऑफ पोजीशन, बच्चे यहां पर जैसे लॉस ऑफ पोजीशन होगा उसके बाद यहां पर शुरुआत होती है। आइए, लियन मींस होल्डिंग गुड्स, लियन का मतलब क्या होता है बच्चे, होल्डिंग गुड्स। स्टॉपेज
मीन्स गेटिंग देम बैक इफ बायर टर्न्स इंसॉल्वेंट। अगर आपको पता चल जाता है कि बायर इस केस में इंसॉल्वेंट हो चुका है तो आप गुड्स को क्या कर सकते हो, वापस करा सकते हो या स्टॉप करा सकते हो। इफ गुड्स आर विद द सेलर, अगर गुड्स क्या है बच्चे, सेलर के पास है, समझिए, इफ गुड्स आर विद सेलर लियन अप्लाइज, गुड्स आर विद द ट्रांसपोर्टर स्टॉपेज इज अप्लाई। ध्यान रखेंगे, अगर गुड्स अगर यहां पर सेलर के पास है तो लियन अप्लाइज होगा, ये बट अगर गुड्स जो है ट्रांसपोर्टर के पास है तो बच्चे यहां पर स्टॉपेज अप्लाई होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब सेल। क्या होता है सब सेल और प्लेस बाय द बायर, क्या मतलब होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सब सेल क्या होता है और प्लेस बाय बायर क्या होता है। तो सबसे पहले ओरिजिनल सेल की बात अगर हम करें, ओरिजिनल सेल में क्या होता है, सेलर सेल्स टू द बायर, सेलर जो यहाँ पर बायर को गुड्स को बेचता है। बट सब सेल और प्लेस में क्या होता है, बायर रीसेल और प्लेस। बच्चे यहां पर जो बायर जो है रीसेल कर सकता है, प्लेस कर सकता है। सेलर के क्या राइट्स होते हैं बच्चे उसके बारे में, जनरली रिमेन द इंटैक्ट। उसके बाद एक्सेप्शंस क्या है बच्चे इसकी, सेलर्स कंसेंट और इनोसेंट टू थर्ड पार्टी। आइए हम लोग बात करते हैं जनरल रूल क्या कहता है। सेलर्स राइट स्टे इनएक्ट इवन इफ द बायर रीसेल द प्लेस और गुड्स अनलेस सेलर एग्री टू रीसेल प्लेस। बिल्कुल सही बात है, अगर सेलर एग्रीज है रीसेल और प्लेस के लिए, बायर ट्रांसफर टाइटल टू एन इनोसेंट थर्ड पार्टी फॉर वैल्यूज। आइए, सेलर डज नॉट लॉस हिज राइट, सेलर यहां पर अपने राइट को लॉस नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ बायर रीसोल्ड द गुड्स अनलेस थर्ड पार्टी गॉट इन गुड फेथ। थर्ड पार्टी यहां पर क्या गुड फेथ में है, तो बायर सेल्स गुड्स टू अनदर पर्सन। यहां पर बायर यानी सेलर ने बायर को गुड्स बेचा और बायर ने क्या करा बच्चे, यहां पर पर्सन, बायर सेल्स गुड्स टू अनदर पर्सन विदाउट इन्फॉर्मिंग सेलर। यानी देखो यहां पर सेलर है और यहां पर बायर है, सेलर ने बायर को गुड्स बेचा और बायर ने क्या कर दिया, आगे बेच दिया गुड्स को, यानी इसके बारे में इसको नहीं पता है। यानी यहां पर समझो, देखो बायर sells goods to another person without informing seller, seller can still claim unless the third party is innocent and paid full price। बच्चे यहां पर जो है थर्ड पार्टी जो इनोसेंट है उन्हें नहीं पता है, उन्हें तो ये पता था कि ओरिजिनल ओनर यही है, सेलर यही है जो हमें बेच रहा है, बट ये तो बायर था, समझो इस बात को। तो यहां पर सेलर कैन स्टिल क्लेम गुड्स अनलेस द थर्ड पार्टी इज इनोसेंट एंड फुल प्राइस पेड। समझ में आ गया, वो गुड फेथ में रहेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं राइट ऑफ रीसेल। क्या राइट होता है हमारे पास रीसेल करने का, सेक्शन 54 में डिफाइन करा गया है। क्या मतलब होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पेरिसेबल गुड्स के केस में क्या होता है, तो कैन बी रीसोल्ड इमीडिएटली इफ पेरिसेबल इन नेचर। गुड्स अगर आप मान लीजिए पेरिसेबल नेचर का है तो उसको आप इमीडिएटली आपको सेल आउट करना पड़ेगा। बट आफ्टर नोटिस के बाद क्या हो, कैन रीसेल इफ द बायर डज नॉट पे इवन आफ्टर नोटिस। यानी कैन रीसेल, आपको रीसेल करना पड़ेगा इफ बायर डज नॉट पे। आपने एक नोटिस दिया उसके बाद भी अगर वो नहीं सुन रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। आइए, रिजर्व राइट क्या होता है, व्हेन द राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व इन कॉन्ट्रैक्ट। ये राइट वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्व करी जाती है। आफ्टर लियन और स्टॉपेज की बात करें बच्चे, कैन रीसेल आफ्टर एक्सरसाइजिंग लियन और स्टॉपेज। चलिए हम लोग बात करते हैं नोट, इफ सेलर डज नॉट हैव नोटिस, if seller does not have notice before resale he can't claim or keep profit। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, मैं आपको दूसरे पेन से हाईलाइट में कराता हूं बच्चे, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। यहां पर बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए सेलर अगर कोई नोटिस नहीं देता है रीसेल करने से पहले तो ही कांट क्लेम लॉस और कीप प्रॉफिट। ध्यान रखेंगे, बट सेलर कैन रीसेल गुड्स if buyer does not pay but he should inform to the buyer before doing so। यानी बेचने से पहले आपने पूछ लिया तो उस कंडीशन में वो कुछ नहीं कर सकता है। if buyer delay payment seller can resell applies। समझो, if buyer delays payment, अगर यहां पर buyer डिले करता पेमेंट तो seller can resell applies पेरिसेबल के केस में, but must inform to the buyer if he wants to claim एनी लॉसेस। अगर वो चाहता है मुझे कोई लॉसेस और क्लेम मिले तो उस कंडीशन में उन्हें क्या इन्फॉर्म करना पड़ेगा। समझ गए बात, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। बच्चे यहां पर बायर के अगेंस्ट में क्या अधिकार होना चाहिए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। एन अनपेड सेलर कैन टेक लीगल एक्शन। यहां पर अनपेड सेलर जो है लीगल एक्शन ले सकता है इफ बायर फेल्स टू पे। बच्चे अगर यहां पर समझिए, मैं अनपेड सेलर हूं इस कहानी में, मैं यहां पर लीगल एक्शन ले सकता हूं अगर बायर ने पे नहीं करा। आइए क्या राइट्स इंक्लूड होती हैं, फाइलिंग अ सूट फॉर प्राइजेस, बिल्कुल सही बात है, क्लेम
डैमेजेस, बिल्कुल सही बात है। हम लोग समझिए, मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगेंस्ट गुड्स क्या होता है और अगेंस्ट बायर क्या होता है। तो मैंने बताया कि इफ अनपेड सेलर, एन अनपेड सेलर कैन टेक लीगल एक्शन इफ द बायर फेल्स टू पे। यहां पर अनपेड सेलर यानी मैं लीगल एक्शन ले सकता हूं किसके खिलाफ? बायर के खिलाफ, जब वो पेमेंट हमें नहीं पे करेगा। क्या राइट्स इंक्लूड होंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। फाइलिंग अ सूट फॉर प्राइजेज, बिल्कुल सही बात है। क्लेमिंग डैमेजेस, बिल्कुल सही बात है। कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल इफ बायर रिफ्यूज बिफोर ड्यू डेट, बायर अगर ड्यू डेट से पहले मना कर रहा है तो मैं कैंसिलेशन कर सकता हूं। क्लेमिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट्स, जब पेमेंट डिले करोगे तो भैया मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा, क्योंकि पैसे का टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है। इफ ए सेल्स गुड्स टू बी, इफ ए सेल्स गुड्स टू बी बट बी डज नॉट पे, ए कैन शू बी फॉर द प्राइस और डैमेजेस, बिल्कुल सही बात है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आइए हम लोग बात करेंगे बच्चे सू फॉर प्राइजेस का मतलब क्या होता है। सेक्शन जो है 55 डिफाइन करता है सू फॉर प्राइजेस, सूट फॉर प्राइजेस का मतलब क्या होता है। तो व्हेन अप्लीकेबल, आइए हम लोग समझते हैं। तो यहां पर ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज पासेस टू द बायर। बच्चे यहां पर गुड्स तो हमने ट्रांसफर कर दिया, गुड्स मेरे एंड से निकल चुका है, बायर के पास है, तो मैं क्या करूंगा। बट प्राइस हैज नॉट बीन पेड, प्राइस इज फिक्स एंड ड्यू, प्राइस इज फिक्स एंड ड्यू even if delivery has not happened. Price is fixed and due even if delivery has not happened. जब समझिए, प्राइस इज फिक्स एंड ड्यू इवन इफ डिलीवरी हैज नॉट हैपेंड। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन को समझाता हूं मैं कि सेलर कैन डायरेक्टली फाइल सूट फॉर प्राइस, बिल्कुल सही बात है। अनपेड सेलर जो है डायरेक्टली यहां पर सू कर सकते हैं प्राइस के लिए इफ गुड्स आर सोल्ड एंड पेमेंट इज पेंडिंग, बिल्कुल सही बात है। जैसे एग्जांपल को मैं समझाता हूं, इफ बी एग्रीज टू बाय अ मशीन फ्रॉम ए डज नॉट पे इवन आफ्टर द ड्यू डेट, ए कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट, यहां पर कर सकते हैं, समझ गए। तो ए यहां पर फाइल कर सकते हैं सूट, किसके खिलाफ? बी के खिलाफ। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट्स। चलो आगे बात करते हैं सूट फॉर डैमेजेस का मतलब क्या होता है फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। सेक्शन 56 क्या डिफाइन करता है ये इसके बारे में समझते हैं। सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सेक्शन 56 डिफाइन करता है इफ द बायर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द गुड्स और मेक पेमेंट द सेलर कैन सू फॉर डैमेजेस, बिल्कुल सही बात है। अगर बायर यहां पर रिफ्यूज कर रहा है एक्सेप्ट करने से गुड्स को और पेमेंट देने से, तो सेलर यहां पर क्या कर सकता है बच्चे? डैमेजेस के लिए यहां पर क्वेश्चन रेज कर सकता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें, डैमेजेस विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द लॉस सफर्ड ड्यू टू रिजेक्शन, बिल्कुल सही बात है। आइए एग्जांपल को समझते हैं। ए मैन्युफैक्चर कस्टमाइज्ड शेयर फॉर बी बट बी रिफ्यूजेस टू देम, ए कैन क्लेम इनकर्ड, ए यहां पर क्या कर सकता है? जो क्लेम रिकवर कर सकता है। चलिए आगे बात करेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या होता है बच्चे, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। सेक्शन 60 के अंदर हम लोगों ने डिफाइन, मैंने एंटीसिपेटरी ब्रीच जब मैंने बताया था बच्चे, वहां पर मैंने बताया था एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। मैंने बताया था कि एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर ड्यू डेट से पहले या बिफोर आप क्या करते हो? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाते, और एक होता है एक्चुअल डेट पे आपने ब्रीच करा है। आइए हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटीसिपेटरी ब्रीच के अंदर हम लोग बात करेंगे। सेक्शन 60 क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन, बायर एंड सेलर एग्रीज टू टर्म, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद एंटीसिपेटरी ब्रीच का मतलब बायर कैंसिल बिफोर द डिलीवरी डेट, बिल्कुल सही बात है। यहां पर बायर जो डिलीवर करने से पहले बिफोर डेट पे यहां पर ब्रीच कर रहा है। लीगल एक्शन की बात करें, सेलर कैन सू इमीडिएटली, बिल्कुल सही बात है। यहां पर सेलर जो है सू के लिए कर सकता है। इफ बायर कैंसिल द डील बिफोर ड्यू डेट, अगर बायर यहां पर क्या कर रहा है? ड्यू डेट से पहले, डिलीवरी से पहले अगर यहां पर क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है डील को, द सेलर कैन टेक लीगल एक्शन इमीडिएटली, बिल्कुल सही बात है। ये एक्सप्लेनेशन को थ्रू मैं समझाता हूं इजी तरीके से। सेलर डज नॉट नीड टू वेट फॉर द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द डेट फॉर sue द बायर। आइए, बी इन्फॉर्म्ड ए अ वीक बिफोर डिलीवरी दैट ही वांट टू टेक गुड्स, ए कैन शू बीज राइट अवे, बिल्कुल सही बात है। ए यहां पर एक्शन लेगा बी के खिलाफ। चलिए, शूट फॉर इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? यहां पर इंटरेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने डिले पेमेंट करा है टाइम के बाद, यानी एक टेन्योर जो है उसके बाद आपने पेमेंट करा है। सेक्शन 61 क्या कहता है? व्हेन अप्लीकेबल, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट अलाउइंग इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। आइए हम बात करते हैं, या कोर्ट का डिसीजन की बात करें तो आइए व्हेन एप्लीकेशन की बात करें। इफ there is a contract allowing interest, explanation, seller can claim interest on delaying payment if agreed or allowed by the court. The seller can claim interest, यहां पर सेलर यहां पर इंटरेस्ट को क्लेम कर सकता है, यहां पर क्लेम कर सकता है इंटरेस्ट को ऑन डिलेड पेमेंट इफ एग्रीड और अलाउड बाय द कोर्ट। सेकंड जो है कोर्ट डिसीजन, और कोर्ट अलाउड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर और पेमेंट।
एग्जाम्पल की बात करें, इफ बी डिलीट द पेमेंट बाई 3 मंथ, ए कैन क्लेम इंटरेस्ट फॉर द डिलीट पीरियड। बिल्कुल सही बात है, यहां पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा या कंपनसेशन लेगा। चलिए, रेमेडीज ऑफ बायर। अब बच्चे यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं क्या क्या रेमेडीज, अधिकार क्या क्या होना चाहिए। मैं तो सेलर हूं, अनपेड सेलर हूं। अब बायर के पास क्या क्या अधिकार होना चाहिए, क्या क्या रेमेडीज होना चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं डैमेजेस ऑफ नॉन डिलीवरी, यानी मैं अनपेड सेलर, मैंने गुड्स अभी तक डिलीवर नहीं किया उसको, तो उसके पास क्या अधिकार होना चाहिए। कंपनसेशन फॉर सेलर फेलियर टू डिलीवर, बिल्कुल सही बात है। वो मेरे को कहेगा भैया आपने गुड्स डिलीवर नहीं करा तो मुझे कंपनसेशन चाहिए। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करें, कोर्ट ऑर्डर टू फोर्स डिलीवर, बिल्कुल सही बात है बच्चे। यहां पर कोर्ट ऑर्डर करेगा स्पेसिफिक डिलीवरी के केस में, परफॉर्मेंस के केस में कोर्ट यहां पर ऑर्डर करेगा कि फोर्स करेगा डिलीवरी के लिए। डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी की बात करें, कंपनसेशन फॉर डिफेक्टिव गुड्स, बिल्कुल सही बात है। सूट ऑन पेड अमाउंट की बात करें, एडिशनल पेमेंट फॉर डिलेज बिल्कुल ले सकता है। आइए, बायर कैन फाइल अ सूट इफ गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड और डिफेक्टिव, बिल्कुल सही बात है। बी पेज फॉर ए वॉशिंग मशीन बट डज नॉट रिसीव इट, बी कैन शू फॉर नॉन डिलीवरी और गेट रिफंड विथ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है, ये चीज कर सकता है। बच्चे ऑक्शन सेल का मतलब क्या होता है, आइए हम लोग बात करते हैं। सेक्शन 64 में डिफाइन करा गया है, आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो सेल कंप्लीशन कब होती है, सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनर हमर फॉल्स, तो यहां पर जब फॉल ऑफ हमर होती है तो आपका सेल ऑक्शन सेल जो है कंप्लीट माना जाता है। सेपरेटेड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, इस लॉट शुड इज सेपरेटेड, इच लॉट शुड सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद रिजर्व प्राइस क्या होता है बच्चे, बहुत ध्यान से समझिएगा। रिजर्व प्राइस क्या होता है, मिनिमम प्राइस को बोलते हैं सेलर कैन गेट रिजर्व प्राइस, यानी मिनिमम प्राइस को हम क्या, रिजर्व प्राइस। डम्मी बिड्स का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ प्रेटेंडेड बिड्स टू मेक द सेल वॉइडेबल। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। तो डम्मी बिड्स हम इसको बोलते हैं। चलिए हम लोग ऑक्शन सेल मस्ट फॉलो क्लियर रूल्स एंड टू बी वैलिड, बिल्कुल सही बात है, फॉलो करना पड़ेगा। इफ ए विंस एन ऑक्शन बट लेटर फाइंड्स फेक बिड्स वर यूज्ड, कॉन्ट्रैक्ट को आप यहां पर कैंसिल कर सकते हो, डील को आप खत्म कर सकते हो। समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं ऑक्शन सेल के कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, जिससे कि चीजें और आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया। मैंने बताया सेलर बिडिंग का मतलब क्या होता है, सेलर कैन बिड ओनली इफ इट इज क्लियरली स्टेटेड बिफोर हैंड, बिल्कुल सही बात है। डम्मी बिड्स का मतलब क्या होता है, फेक और डम्मी बिड्स मेक सेल वॉइडेबल एट्स बायर ऑप्शन, ये बायर के ऑप्शंस के ऊपर क्या हो जाता है, वॉइडेबल बन जाता है। रिजर्व प्राइस मैंने जस्ट बताया कि मिनिमम प्राइस होता है। इफ द हैमर फॉल्स बिलो द रिजर्व प्राइस बाय मिस्टेक द सेलर इज नॉट बाउंड टू सेल। बच्चे यहां पर अगर मैं बात करूं, हैमर फॉल्स बिलो द रिजर्व प्राइस मिस्टेक के थ्रू हुआ है तो सेलर इज नॉट बाउंड टू सेल। समझ में आ गया। तो आइए एग्जांपल एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूं। एक्शंस मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड फेयर टू प्रोटेक्टेड द बायर एंड सेलर, बिल्कुल सही बात है। आइए, इफ रिजर्व प्राइस यहां पर कितना है 50,000 बट हैमर फॉल्स 40,000, सेलर कैन कैंसिल द डील, बिल्कुल सही बात है। यहां पर रिजर्व प्राइस 50,000 है, इससे बिलो आप नहीं कर सकते हो। हैमर ने फॉल कर दिया 40,000 पे, ये शेल वैलिड नहीं माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखोगे। समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए हम लोग बात करेंगे आगे। आइए हम लोग बात करते हैं इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्स। 64 सेक्शन 64 के अंदर डिफाइन करा गया है बच्चे। आइए हम लोग इसमें बात करें। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म की बात करें, इनिशियल प्राइस अग्रीड की बात करते हैं, टैक्स चेंजेस की बात करें, टैक्स रेट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, डिलीवरी की बात करें, प्राइस एडजस्टेड बेस्ड ऑन द टैक्स चेंजेस। जैसे जैसे यहाँ पर क्या होगा बच्चे, टैक्सेस वगैरह चेंजेस होगा तो प्राइस हम एडजस्टमेंट करेंगे। इफ टैक्स चेंजेस आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट बट बिफोर डिलीवरी, बच्चे टैक्स अगर चेंज हो चुका है कब, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट बट बिफोर द डिलीवरी, तो क्या होगा, बायर पेज मोर if tax increases unless otherwise agreed, buyer gets benefit if tax decreases, buyer को फायदा मिलेगा अगर टैक्स का अमाउंट घट जाएगा, कम हो जाएगा। any change in tax can be added or subtracted from the contract price, बिल्कुल सही बात है। कोई भी चाहे टैक्स बढ़ता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे if GST increases from 12 to 18% before the delivery, buyer can pay differences, बिल्कुल सही बात है, यहां पर दे सकते हैं। क्लियर है बच्चे। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आइए हम लोग अगर बात करें बच्चे समरी ऑफ अनपेड सेलर राइट्स, आइए हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं क्या समरी है यहां पर अनपेड सेलर राइट्स के अंदर। तो राइट अगेंस्ट समझिएगा। आइए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। अनपेड सेलर के क्या राइट्स होते हैं, हम उसकी समरी की बात करते हैं। राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट अगेंस्ट बायर, राइट्स बायर के क्या रेमेडीज होता है। तो चलिए, राइट अगेंस्ट गुड्स क्या होता है, लियन यानी होल्ड द गुड्स, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। उसके बाद राइट ऑफ रीसेल,
अगेंस्ट बायर क्या होता है, सूट फॉर प्राइजेस, सूट फॉर डैमेजेस एंड सूट फॉर इंटरेस्ट। उसके बाद बायर्स के पास क्या रेमेडीज होता है, सूट फॉर नॉन डिलीवरी, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, सूट फॉर रिफंड और इंटरेस्ट। उसके बाद बोथ द सेलर एंड बायर हैव लीगल रेमेडीज और प्रोटेक्टेड देयर इंटरेस्ट इन केस ऑफ ब्रीच। तो इन दोनों के पास ये अधिकार होता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट अगेंस्ट बायर्स एंड बायर्स रेमेडीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या समझा, उन सभी के बारे में हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैंने बताया अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है। जहां पर मैंने बताया अनपेड सेलर वो सेलर होते हैं जिनको पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, नॉट फुल्ली पेड और गुड्स, बिल्कुल सही बात है। हैज राइट टू होल्ड डिले द डिलीवरी, बिल्कुल सही बात है। कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट इफ बायर इंसॉल्वेंट, बिल्कुल सही बात है। कैन रिसील इफ द बायर ब्रीचेज कॉन्ट्रैक्ट, कैन सू फॉर प्राइजेस और डैमेजेस, बिल्कुल सही बात है। ऑक्शन सेल एंड सब सेल हैव ए स्पेशल रूल, सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। आई होप आपको इस समझ में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस तरह से सेल्स ऑफ, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे ही करा चुका हूं, कंप्लीट सिलेबस। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मैंने कंप्लीट करा दिया आज की क्लास के अंदर। अब हम लोग अगले क्लास में मिलने वाले हैं पार्टनरशिप के साथ। तो यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे, जितना हो सके इसको शेयर करो, मल्टीपल टाइम देखो, और केस स्टडीज भी हम कराने वाले हैं। तो अगले क्लास में हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे। बाकी नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।